नए अध्याय के साथ आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। संबंधित विषय पर परिचर्चा करने से पूर्व आवश्यक होगा हम थोड़ा सा विषय से हटकर भी चर्चा कर लें। जैसा कि रात्रि के प्रहर में सूचना मिली कि रतन टाटा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। यह केवल नाम का एक रत्न मात्र नहीं थे, अपितु यह कहें कि ये भारत के एक महान रत्न थे। भारत ने अपने एक महान रत्न को खो दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं में एक व्यक्तित्व थे। यह एक व्यक्तित्व ही नहीं अपितु ये कहें कि व्यापार जगत में एक युग पुरुष थे तो भी अतिशयोक्ति ना होगा। आज भारत ने व्यापार जगत से एक युग को ही खो दिया है। अंत में एक उक्ति इस संदर्भ में याद आती है कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीते हैं। समय मिलेगा तो इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व, इनके क्रियाकलापों पर, इनके जीवन दर्शन पर एक लेक्चर हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज हम आते हैं अपने मूल विषय पर, भारतीय प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में वैसे आप लोग अधिकांशतः अवगत ही होते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्षतः राष्ट्रपति की भांति इनका परोक्ष निर्वाचन नहीं होता है, परंतु प्रत्यक्षतः आप चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। तो इनकी चयन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया क्या है, क्या चीज़ें हैं, इससे अधिकांशतः लोग अवगत होते हैं। किंतु फिर भी हम कुछ संक्षिप्त चर्चा के साथ इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। आते हैं, बात करते हैं पद व नियुक्ति की, यानी भारतीय प्रधानमंत्री के पद व नियुक्ति का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। जब मंत्री परिषद पूछेगा तब 74 और जब प्रधानमंत्री पूछेगा तब 75। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त लोकसभा में दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर चयन किया जाएगा। यानी जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा उस लोकसभा में उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री का चयन होता है कि निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होती है। तो आप निर्वाचन और चयन में मत जाइएगा, नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नोट में हमने दिखाया है कि यदि किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश न प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में विवेकानुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है और बहुमत साबित करने के लिए 1 माह का समय उसे प्रदान किया जाता है। प्रश्न उठता है कि उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो योग्यताओं के संदर्भ में मूलतः वही योग्यताएं इसकी निर्धारित की गई हैं जो कि लोकसभा सदस्य अन्य लोकसभा सदस्यों की होती हैं, उससे इतर कोई इनकी योग्यता नहीं है। दूसरा है योग्यता में कि संसद की सदस्यता होनी चाहिए, यानी यहाँ वह लोकसभा के सदस्य रहें चाहे राज्यसभा के रहें, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता अर्जित करें तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे। यहाँ नोट में हमने दिखाया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है तो केवल लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य की गई है। वहाँ राज्यसभा का सदस्य जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। किंतु भारत के संदर्भ में है कि चाहे आप लोकसभा के सदस्य रहिए चाहे राज्यसभा के सदस्य रहिए, किसी भी एक सदन की सदस्यता जो है ग्रहण करने की स्थिति में आप प्रधानमंत्री पद के योग्य माने जाएंगे। तीसरा है यदि
आप संसद के सदस्य नहीं हैं और प्रधानमंत्री के पद पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, तो कहा गया है कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता आपको अर्जित करना होगा। या मूल संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु 1997 ईस्वी में अपने न्यायिक व्याख्या के संवैधानिक व्याख्या के अधिकार का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। बात आ जाती है कि भारत में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगर इसका उल्लेख है कि भाई किसी भी सदन का रहे सदस्य, तो क्या राज्यसभा सदस्य भी कोई रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहे हों? हाँ, सर्वप्रथम 1966 में श्रीमती गांधी इस पद पर विराजमान हुई, पहली बार अगर पूछ ले। फिर उसके बाद देवगौड़ा 1996 में बने, मनमोहन सिंह 2004 से 9 में बने, और भी लोग उस पद पर नियुक्त रहे हैं। फिर बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री हेतु पदासीन व्यक्ति, वो छोड़िए हो गया, बात आ जाती है फिर कार्यकाल का। इसका कार्यकाल क्या होगा? आप बहुत ही जल्दबाजी में जाएंगे और 5 वर्ष लगा देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री का ये जो 5 वर्ष का समय सीमा है वह उसके अधिकतम कार्यकाल को सुनिश्चित करता है, ना कि 5 वर्ष तक पद पर बने रहने की गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात पूछे तो वह अनिश्चित होता है, यानी तभी तक वह अपने पद पर है जब तक कि लोकसभा का बहुमत उसे प्राप्त है। वेतन क्या होगा? तो संसद द्वारा इसके वेतन का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। शपथ के संदर्भ में बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार का शपथ लिया जाता है। पहला है पद और दूसरा है गोपनीयता। पद के अंतर्गत मुख्यतः निम्न प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, जिसमें पहला है भारतीय संविधान के प्रति सच्ची व श्रद्धा व निष्ठा की वह प्रतिज्ञा लेता है। फिर वह भारत के प्रभुता व अखंडता की अछूतता तथा रक्षा की शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। फिर वह का जो है उसकी प्रतिज्ञा में जुड़ा हुआ है कि श्रद्धा पूर्वक वह शुद्ध अंतःकरण से दायित्वों के निर्वहन की वह प्रतिज्ञा लेता है। फिर भय, पक्षपात, अनुराग व विद्वेष के बिना समस्त के प्रति संविधान व विधि के अनुरूप न्याय की प्रतिज्ञा शपथ वा लेते हैं। यानी यहाँ कहा गया भय, यानी तो ना भयभीत होकर वह अपने कभी जो है दायित्वों से विचलित होंगे, ना पक्षपात के आधार पर जो है कभी अपने दायित्वों से समझौता करेंगे, ना अनुराग माने प्रेम, यानी कि किसी के प्रति इतना भी जो है लगाव और अनुराग के कारण कि धृतराष्ट्र बन के कार्य करें, यानी कि वह भय, पक्षपात, अनुराग यानी प्रेम अथवा घृणा, विद्वेष माने घृणा, इन समस्त व्याधियों से मुक्त होकर के अपने पद पर रहते हुए संविधान तथा विधि के अनुरूप समस्त के प्रति न्याय की वह शपथ लेते हैं। अब कितना वो पूरा करते हैं ये आप आज के चिंतन मनन का विषय है, और यह केवल प्रधानमंत्री के बारे में एक आक्षेप नहीं है, अपितु यह भारतीय जनमानस पे के लिए भी चिंतन का विषय है कि आखिर हम इन शर्तों में कितना अपने प्रधानमंत्री से पूरा करवाने की क्षमता रखते हैं और कितना वो पूर्ण कर रहे हैं, और उस बारे में फिर हम लोग आखिर क्या निर्णय ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है गोपनीयता। गोपनीयता के संदर्भ में अगर आप बात करें तो इसमें कहा गया है, इसमें वो शपथ लेते हैं कि जो विषय मेरे विचारार्थ प्रस्तुत होगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन हेतु ऐसा अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूँगा। यानी यहाँ ये शपथ लेते हैं कि जो भी विषय मेरे विचार के लिए प्रस्तुत होगा अथवा मुझे किसी अन्य माध्यम से ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति और व्यक्तियों को तब के सिवा, यानी कि उस स्थिति के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन हेतु प्रकट करना अपेक्षित ना हो, ये वो अपेक्षित हो, यानी कि जब तक अपने दायित्व हेतु यह प्रकट करना अपेक्षित होगा उस परिस्थिति को छोड़कर तभी मैं प्रकट करूंगा। यानी उस परिस्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसे संसूचित अथवा प्रकट कहीं नहीं करूंगा, यानी उस गोपनीयता को, निर्णय की गोपनीयता को, पद की गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। फिर बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, तो इस संदर्भ में
उसे निम्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला है मंत्री परिषद संबंधी शक्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। वह समस्त शक्तियाँ जो आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था, उन शक्तियों का संवैधानिक उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति को दिया गया है, किंतु वास्तविक तौर पर वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो कुछ आपको इसमें अलग नहीं मिलेगा, जो आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था अधिकांशतः वही चीज़ें यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। मंत्री परिषद संबंधी शक्तियों में आप देखेंगे तो इसमें अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है मंत्री परिषद का निर्माता, यानी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर विभागों का आवंटन व फेरबदल, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को विभागों को बांटता है, आवंटन करता है, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग प्रदान किया जाएगा, और उसके विभागों में वह समय समय पर फेरबदल भी करने का अधिकार रखता है। यानी कि वह कोई कपड़ा मंत्री है उसको इस्पात मंत्री बना सकते हैं, कोई रक्षा मंत्री है उसको वित्त मंत्रालय दे सकते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर है मंत्रियों की पदच्युति, यानी मंत्रियों को पदमुक्त करने का अधिकार भी जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री को है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। फिर उसके बाद मंत्री परिषद के गतिविधियों पर नियंत्रण व निर्देशन, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद के गतिविधियों पर को नियंत्रित किया जाता है और उस पर जो है उनको मंत्रियों को निर्देशन यानी निर्देश प्रदान करने का भी कार्य किया जाता है, मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ समस्त मंत्रिमंडल का पतन, मंत्री परिषद का पतन, यानी यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग दे दें तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्री परिषद को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा अथवा समस्त मंत्री परिषद का अंत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस विषय से परिचित हुए। बाकी चर्चा हम लोग अन्य उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही।